नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले कई दिन से दिल्ली में ताबड़तोड़ मीटिंग्स चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में छोड़ करके वापस लौटे हैं, इनफैक्ट वो तभी से तमाम रणनीतियां बनाने में लगे हुए हैं। 22 को ये पहलगाम की बेहद दुखद पूर्ण और त्रासदीपूर्ण घटना हुई थी और उसी दिन शाम को सीसीएस की बैठक हुई थी। 23 तारीख को कुछ फैसले लिए गए और 24 तारीख को बिहार की सरजमीन से, मधुबनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया, पाकिस्तान को भी मैसेज दिया कि नहीं छोड़ेंगे। इस बार जिन्होंने किया है उनको भी नहीं छोड़ेंगे। जो इनके आका हैं, जो साजिश करता है, वो भी इस पैर नहीं रखे जाएंगे और इनको मिट्टी में मिलाया जाएगा। जब प्रधानमंत्री मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं तो फिर बात बहुत आगे तक चली जाती है और उसके बाद से लगातार तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ, सीडीएस के साथ, एनएसए अजीत डोभाल के साथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, गृह मंत्री अमित शाह, हमारे बीएसएफ, सीआरपीएफ और जितने भी हमारे सशस्त्र बलों के चीफ हैं उनके साथ और बहुत सारे स्टेप दूसरे लिए गए। उधर पाकिस्तान में बहुत हड़बड़ी है इस समय। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख, जिन्होंने कई दिन पहले इन आतंकवादियों को एक तरीके से उकसाया था, उनके पेट का पानी जो है वो ढीला हो चुका है। अपने परिवार को वो लंदन शिफ्ट कर चुके हैं। परिवार का कुछ हिस्सा न्यू जर्सी भी पहुंचाया जा चुका है। कई मंत्रियों के यही हाल है और रोजाना वहां पर हाई अलर्ट जारी होता है। जो एयर स्पेस है वो उन्होंने लगभग आधा कर दिया है विमानों के लिए। उनका मानना है कि कभी भी अटैक हो सकता है। उनके रक्षा मंत्री ने कल रात ही करीब 2 बजे के आसपास एक मैसेज दिया अपने आवाम को, पाकिस्तान की जनता को, कि अगले 24 या 36 घंटे में भारत अटैक कर सकता है। कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है ये भी उन्होंने बताया। सपने आए होंगे इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। भारत जब अटैक करेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और टारगेट कौन कौन से होंगे ये भी बस या तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जानते हैं या हमारे एनएसए और कोई चौथा आदमी नहीं जानता होगा। सेना को भी लास्ट टाइम पर बताया जाता है कि आपके टारगेट क्या हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या भविष्यवाणी करेंगे। मेरे साथ आज बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं और हमारे पुराने सहयोगी भी हैं, हमारे साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रहे हैं। वो दूरदर्शन से भी जुड़े रहे हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम करते थे। वो कई चैनलों के लिए प्रोग्रामिंग भी करते थे और आज उनके नाम के आगे इतनी उपलब्धियां हैं, इतनी पुस्तकें हैं, उनका इतना अध्ययन और इतना काम है कि हैरत होती है कि उनकी जो ये यात्रा है, ये जो पीढ़ी है इस समय की, उनके लिए भी किस तरीके से प्रेरणा का स्रोत है। मेरे साथ इस समय सीधे जुड़ रहे हैं आध्यात्मिक गुरु प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्यम। तो उनको जोड़ करके फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ, आपके सभी दर्शकों को और देश और दुनिया में जितने भी आपके सब सहयोगी हैं और इसके सुधी दर्शक हैं, उन सबको हमारी तरफ से बहुत मंगल आशीष, बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद मैं आपका भी। क्या आपको ये भी मैं आपको ये भी बता दूं कि वो आर्यम इंटरनेशनल फाउंडेशन चलाते हैं मॉरिशस में, स्विट्जरलैंड में और मसूरी यानी भारत में उनके आश्रम हैं जो सफलतापूर्वक चल रहे हैं। तो चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय तनाव अपने चरम पर है और हर कोई दम थामे बैठा है, साधे बैठा है और इस प्रतीक्षा में है
कि जिसका संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, एक दो नहीं कई अवसरों पर दिया है, तो वो कब होगा? कुछ जो कूटनीतिक स्टेप लेने थे, कुछ आर्थिक और दूसरे स्टेप लेने थे, सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया, कुछ दूसरे काम किए गए, वो तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के सेना प्रमुख, वहां के प्रधानमंत्री सब अगर नींद हराम कर चुके, अपनी उनकी नींद हराम हो चुकी है, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, चूंकि आपका ज्योतिष में भी दखल है और मेरा निजी अनुभव आपके बारे में ये है कि बहुत सटीक जानकारियां जो हैं आप गणना के अनुसार करते हैं। तो देश इस समय ये जानने की कोशिश में है कि एक्चुअल में ये जो भारत की तरफ से अटैक होगा, जवाब होगा, जो भी होगा, वो किस रूप में हो सकता है और कितना बड़ा या टारगेटेड हो सकता है? देखिए, जब हम ज्योतिष में देखते हैं तो कुछ संभावनाएँ ग्रह नक्षत्र के आधार पर विद्यमान होती हैं। तो अभी जो वर्ष हमारा शुरू हुआ है नव संवत्सर, इसके जो राजा हैं वो सूर्य हैं, मंत्री भी सूर्य हैं। कई महीने हमारे ऐसे आ रहे हैं जिनमें हमारे इस तरह के योग हैं, जिनमें 5 मंगल हैं, 5 शनि हैं, 5 रवि हैं, इस तरह की चीज़ें। तो इनके कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ षडाष्टक योग हैं, खप्पर योग है और बहुत सारे योग हैं जिनको ज्योतिष के आधार पर गणना का एक बिंदु बनाया जाता है और उसके आधार पर कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। तो 12 अप्रैल से ये एक विशेष पीरियड शुरू हुआ है जो 6 मई के बीच में बहुत ज़्यादा ऐसा एक्टिवेशन का काम कर रहा है जिसमें कुछ डिसीज़न्स होंगे जो अगले 4-6 महीने या और भी लंबी अवधि तक खींच सकती हैं चीज़ें। जहाँ तक अभी ये कयास चल रहा है या बात हो रही है युद्ध की या उस तरह की चीज़ों की। अब युद्ध के परिदृश्य से वैसे नहीं रहे। आप इस मामले में बहुत सुविज्ञ हैं और अच्छे से जानते हैं। अब युद्ध वैसे वाले युद्ध नहीं है जो अगर हम लेटेस्ट युद्ध की बात करें जो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय कारगिल का जो काम हुआ, कारगिल में जो घटना हुई, अब वैसा नहीं है। इन 26 वर्षों में पूरा विश्व बदल गया है, भारत बदल गया है, भारत का परिदृश्य बदल गया है। भारत में जनसंख्या का अनुपात और उसमें धार्मिक आधार भी ऊपर-नीचे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें विश्वव्यापी स्तर पर हो गई हैं और इन 26 वर्षों में सोशल मीडिया का जिस तरह से विस्तार हुआ है और सूचनाओं के संप्रेषण में जो सुगमता और आसानी हुई है, हर चीज़ से हम अपडेट हैं। अभी आपने जैसे अभी ज़िक्र किया कि पाकिस्तान में जो वहाँ के रक्षा प्रमुख हैं, वो 2 बजे रात को कुछ करते हैं, तो हम साथ-साथ उसको सुन रहे हैं। अभी ये हमारा कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो दुनिया के 200 देशों के लोग इसको बैठ कर के देख रहे होंगे, एट हाथ के हाथ। वो ज़माना नहीं है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भारत में हुआ 10 मई 1857 को क्रांति हुई और 1 महीने बाद रानी विक्टोरिया को पता चला लंदन में कि मेरठ में ऐसा दंगा हो गया या वहाँ विप्लव हो गया। अब वो ज़माना नहीं है। तो इसके बहुत सारे इस नज़र से बहुत सी चीज़ों को दृष्टिगत रखना पड़ता है। और अब लड़ाई का सिर्फ ये नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी को आप धींगा मस्ती वाली लड़ाई वाली चीज़ नहीं है, इसमें आर्थिक परिप्रेक्ष्य हैं। और भारत का जो इस समय लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है और जो हम रेखांश, अक्षांश के अनुसार ज्योतिषीय और ग्रहों की गणना के हिसाब से जिस गति पर हैं, हम प्रगति के पथ पर आरूढ़ हैं। हम विकासमान हैं, हम विकसित होने की तरफ जा रहे हैं, हम समृद्ध और सक्षम होने की दिशा में जा रहे हैं, हम मालदार हो रहे हैं, हम समृद्धिवान हो रहे हैं, हम यशवान हो रहे हैं। भारत विश्वव्यापी राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। तो जो चाहे उसमें पाकिस्तान हो, चाहे कोई और देश हो, जो भारत के प्रति अपनी दृष्टि ठीक नहीं रखते, संकुचित दायरा रखते हैं या उनका भाव ठीक नहीं है, वो दोहरे, तिहरे, छहरे नकारात्मक भावों से घिर गए हैं। वो एक तो प्रगति को देखकर जले मरे जा रहे हैं, दूसरे यहाँ की यूनिटी को देख कर के परेशान हैं, तीसरे भारत में जिस तरह से हमारी एकता हुई है और सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम वर्ग भी एक भारतीय नागरिक होकर के पहले खड़ा है, बाद में वो कुछ और है। ये इस सब से भी एक बेचैनी पैदा हो गई है। अब
अगर मतलब साधारण तौर पर हम देखें तो ओवैसी जी के बयान जिस तरह के आने शुरू हुए हैं या और लोगों के, तो वो राष्ट्र हित की बात हो गई है। अब उसका जो पहला मुद्दा था पाकिस्तान का, वो ये था कि हम शायद ऐसी घटना करके भारत के हिंदू मुसलमानों में भी फूट डाल देंगे। अब वो उल्टा पड़ रहा है। भारत का मुसलमान भी कह रहा है कि मैं पहले भारतीय हूँ, बाद में मैं कुछ और हूँ। तो ये जो सिनेरियो प्रकट हुआ है, इसने सारी दुनिया के सोचने के दायरे को बदल दिया है। जहाँ तक ज्योतिष की बात करते हैं, तो उसमें जो आने वाला समय है, अभी ये 6 मई के आसपास आप मान के चलें, कल 1 मई होने जा रही है। ये 6 मई तक कुछ ना कुछ शुरुआत हो जाएगी और ये अब वैसी लड़ाइयाँ वाला मामला भी नहीं है कि वो बम फेंक दिया, कुछ कर दिया। अब ये जैसे दुनिया कयास लगा रही थी कि पानी रोका जा रहा है, लेकिन पानी छोड़ा जा रहा था। अभी पता नहीं कौन-सी चीज़ कहाँ से कैसे चलेगी और ये भी हो सकता है कि दुनिया ये हतप्रभ रहे कि भारत के क्षेत्र से, भारत के केंद्र से प्रहार ना करके प्रहार अफ़गानिस्तान से हो रहा हो, प्रहार नेपाल से हो रहा हो, प्रहार कहीं और से हो रहा हो या वो ऐसी जगह से हो रहा हो जो किसी टारगेट पे था ही नहीं। लोग उसी को देख के चकित हो जाएँ कि ये हुआ क्या है? तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन युद्ध की विभीषिका जैसी स्थिति बन रही है, भयंकर बड़े विस्फोटों की स्थिति बन रही है, उस समय युद्ध का ही आकलन करते हैं। जब ग्रह में देखा जाता है कि कहीं जैसे ब्लैक सी में बड़े विस्फोट होने की संभावनाएँ बन रही हैं और सिर्फ भारत और पाकिस्तान की बात नहीं है। ये लेबनान है, सीरिया है, ये मिस्र है और इसमें आपका ये जो और भी देश ईरान है, इन सब में भी अलग तरह से एक वर्ग संघर्ष की और गृह युद्ध की और ऐसी अवस्थाएँ दिसंबर तक जाते-जाते आपको बहुत प्रबल रूप से देखने को मिलेंगी। अगले जून तक आप मान के चलें 12 अप्रैल से और लगभग 30 जून के बीच में किसी भी देश के किसी बड़े राष्ट्राध्यक्ष की असामयिक असमय मृत्यु हो सकती है। कोई बड़ी घटना घट सकती है। कोई देश घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं। या तो देशों का विलय हो सकता है, जिसमें जैसे अगर युद्ध की स्थिति बनेगी वो होगा तो इस बार भारत मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, वो नहीं होगा कि जी बनाए और पाकिस्तान करके स्वतंत्र कर दिया और 92,000 कैदियों को 1 महीना राशन पानी खिला करके उन्हें वापस लौटा दिया। इस बार वो पूरा ही टुकड़ा मिला लिया जाएगा और वो ये हो सकता है कि वहाँ उस स्टेट का उस गवर्नर वहाँ और ये बलूचिस्तान में कोई महिला व्यक्ति, महिला मतलब कोई वो प्रमुख हो सकती है, उसको जो लीड करेगी सबसे पहले। अगर वो एक या चाहे वो नेशन के रूप में आए, चाहे भारत के हिस्से के रूप में आए। ऐसे सिंध का प्रांत, ये हो सकता है पाकिस्तान 3 या 4 हिस्सों में विभाजित हो जाए। और ये बांग्लादेश की स्थिति ये हो सकती है कि कहीं मतलब ये एक नया सिनेरियो बदलेगा। भारत का जो भूगोल है, भारत का जो मैप है, इसमें परिवर्तन होने की संभावनाएँ दिख रही हैं और ये सारा का सारा भारत के पक्ष में होगा। बस एक चीज़ होगी, एक तो जनता का पलायन बढ़ेगा। जनता सामान्य जनता इधर से उधर दौड़ेगी और पाकिस्तानी नागरिक दूसरे स्थानों पर शरण लेने के लिए विवश हो सकते हैं। कुछ लोग दूसरे देशों की तरफ जा सकते हैं, वो अफ़गान हो, चाहे चाइना हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भारत ही क्यों ना हो। वो किस तरह से करके क्या करेंगे, वो वाली चीज़ें आएँगी। सरेंडरिंग मुद्रा में या किसी तरह से क्या विदेश नीति, कूटनीति उसमें क्या कहती है, वो एक अलग चीज़ है। या और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी जनता है, वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ होगी। वहाँ के जो शासक हैं, उनके इस निर्णय से वो क्षुब्ध और परेशान होंगे क्योंकि वो पहले ही पीड़ित हैं, पहले ही आर्थिक संकट में हैं, पहले बेरोज़गारी से हर तरह जो भी समस्या हो सकती है सब उनके सामने है और पूरे विश्व में वो एक अलग-थलग स्थिति में खड़े हुए हैं। तो इसमें जैसे सऊदी अरब है, अफ़गानिस्तान बड़े लंबे समय तक देखिए पाकिस्तान के एक तरह से मित्रता के रूप में रहा, लेकिन वो भारत का साथ देगा, अगर ऐसी कोई स्थिति बनेगी। ईरान भी कुछ भी कहे भारत का साथ देगा। प्राथमिक तौर से जब से ये अब चीन के बारे में लोग जो भी कुछ कह रहे हों, लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखते हैं, तो जो 29 डिग्री से जैसे हम 70 डिग्री की तरफ चलते हैं, तो ऐसा ना हो कि चीन के बारे में जो हम कयास लगा रहे हैं, ये ना हो करके कुछ नया ही सिनेरियो पैदा हो। क्योंकि अमेरिका में आयात करना मुश्किल हो जाएगा इस टैरिफ को लगने के बाद। ऐसा ना हो भारत को बड़ा व्यापार समझ करके वो एक नई तरह की कूटनीति देख करके अपने तरह से चले और वो कहेगी मुझे तो बड़ा व्यापार, बड़ा बाज़ार जहाँ मिल रहा है, मैं उससे तो दोस्ती करूँगा और बाकी को मैं मेरे से लेना-देना नहीं है। पाकिस्तान पहली परचेज़िंग पावर में नहीं है। तो उस स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि भारत हम सोच रहे हैं कि चीन हमारे विरोध में होगा, वो हमारे पक्ष हमारे मतलब किसी के साथ भी ना हो। बच अब उसने तो देखिए जो इनके पास पहले भी सामान रखे हैं, ये सामरिक रूप से समर्थ नहीं है और होगा भी नहीं क्योंकि जो देशांश है और जो दिक्पाल की गणनाएँ हैं,
उस हिसाब से पाकिस्तान झटका झेलने की स्थिति में नहीं है। बस वो मरता क्या ना करता वाली साथ बात हो सकती है कि वो अपने ढंग से कुछ इधर-उधर कुछ छुट-पुट चीज़ों को करने की कोशिश करें। लेकिन हम इस समय सामरिक रूप से बहुत सक्षम हैं। मंगल की जो गति है और सूर्य की जो गतियाँ हैं, इसमें ऐसी अवस्थाएँ होती हैं कि जैसे पलक झपकने वाली चीज़ें आती हैं ना कि अब जैसे ही देखेंगे वैसे ही उसको समाप्त करने की स्थितियां बनती हैं। अब वो और जहां तक बात ये है कि एटम बम की या परमाणु बम की, तो वो तो 3 साल से अभी वहां चल रहा है, आपका रूस का और उसका झगड़ा चल रहा है यूक्रेन का। वो सब कहने की बातें होती हैं, ये सब चीजें चलाने वाली चीजें ना है ना ऐसा हो सकता है। अब बिल्कुल ही कोई अब खुद ही ये सोच ले कि हम सब मर ही गए, तो फिर वो स्थिति भी विन विन सिचुएशन वाली ही होती है। तो पर संघर्ष की स्थिति बनेगी, भारत में महंगाई बढ़ेगी, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। भारत में चीजें महंगी हो जाएंगी। अभी सोना 1 लाख को टच कर रहा है, ये 1,20,000 से ऊपर भी जा सकता है बहुत जल्दी, अगले 2-3 महीने में ही ऐसा हो सकता है। और कुछ चीजें ऊपर नीचे जा सकती हैं, फसलों में, पेट्रोल में, बाकी चीजों में फर्क आएगा और थोड़ा सा जनता को सुविधा का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि लड़ाई कर लीजिए, अब युद्ध कर दीजिए, उसे मिटा दीजिए। लेकिन अगर हम वैसे मैं सामान्य रूप से मैं कहूँ कि जितने हमारे साथी हैं, मैं इनमें से कहूँ कि आइए अपने परिवार से एक-एक आदमी हम सब चलते हैं। सैनिक वहाँ लड़ रहे होंगे, चलो हम उनका खाना बना देंगे, हम उनकी कोई आदमी पीछे हट जाएँगे। तो ये लड़ाई की में देखने में इसमें रोमांच और ग्लैमर नहीं ढूँढना चाहिए। और ये जो समय है, इसको उस तरह से प्रैक्टिकल वे में हमें देखना चाहिए। लेकिन इस समय की गति ये है कि ये होगा। समय का कालखंड की जो गणना है वो ये है कि खप्पर योग होने के कारण, षडाष्टक योग होने के कारण, मंगल, सूर्य और राहु और बाकी ग्रहों की युतियां होने के कारण, जो दृष्टियां होने के कारण, मैं ज्यादा टेक्निकल ना विषय को बना के साधारण रूप से समझा रहा हूं कि ये संघर्ष होगा और ये बढ़ सकता है और ये और देशों में भी फैल सकता है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ खुन्नस खाए आतंकवादी ये बाकी यूरोपीय देशों में भी छुटपुट घटनाएं शुरू कर दें, जहाँ जिसमें जर्मनी हो सकता है, इटली हो सकता है और कई देश ऐसे हैं, जो फ्रांस सबसे पहले नंबर पर आप उसको रखिए कि वहाँ हो सकता है कि ये विश्व में दबाव बनाने के लिए ऐसी स्थिति करें कि वहाँ पर भी घटनाएं, आतंकवादी संगठन इस तरह की घटनाओं को प्रारंभ करें। ये एक बात होगी, लेकिन अभी ये भारत का नक्शा विस्तार लेगा और ये जो दृश्य है, इसमें जो है चेंजेस आएँगे, जो सकारात्मक रूप से होंगे और वो शायद ज़रूरी भी है, वक़्त की एक माँग भी है अब और जिस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो गया है, वो देश के स्वाभिमान और उसके लिए ज़रूरी भी है और दुनिया के बड़े सारे देश भारत के साथ हैं भी और वो उस तरह से उसको मदद भी कर रहे हैं। अभी तो सारा जो विपक्ष है वो सीधे-सीधे सरकार के पीछे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ कांग्रेस के नेताओं के बीच में बयान आए थे, तो फिर उनको भी कहा गया कि जो सीडब्ल्यूसी में तय हुई थी नीति, दिशा, उससे इधर-उधर नहीं जाना है। युद्ध क्या मोड़ लेगा, किस दिशा में जाएगा और उसके आगे जाकर के नतीजे क्या निकलेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अ, कीर्ति है, जो उनकी साख है, वो बढ़ेगी या उसमें कहीं कुछ बट्टा भी लग सकता है, खराब भी हो सकती है? क्योंकि जो आप कह रहे हैं, अगर मैं उसका जिस्ट निकालूँ, उसका मतलब ये है कि भारत को कामयाबी मिलने जा रही है और जो पाकिस्तान है, उसके टुकड़े भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो मुझे लगता है कि अ, बट्टा तो क्या लगेगा, कीर्ति में बढ़ोतरी ही होगी। आपका क्या मानना है? मैं बहुत पहले भी मैंने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनकर के जितना कुछ करना था, वो अपने 2 कार्यकालों में कर चुके हैं। अब वो एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित होना चाहते हैं और उन्हें होना भी चाहिए, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है। ये हो सकता है कि ये साउथ ईस्ट ऑफ एशिया के एक ऐसे मुखर चेहरे के रूप में उभर कर के सामने आए कि जैसे विश्व सत्ता 3-4 चेहरों के आसपास घूमे। उनमें पुतिन हो सकते हैं, दूसरे ट्रंप हो सकते हैं, तीसरे आपके ये जो चाइना के हैं ये होंगे और चौथे मोदी हो जाएँगे। तो ये ऐसी स्थिति बनेगी इनकी और ये इनको बहुत सारी चीज़ों में और भी रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, जो कभी नहीं किया गया। यूएनओ में कोई पद मिल सकता है मोदी को।
ये उसे ले या ना ले वो अलग बात है। विभिन्न तरह के और किसी डिफरेंट सिनेरियो में अभी राष्ट्र का जिस तरह से उत्थान होगा, नोबेल के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं। तो बट्टा लगने वाली तो स्थिति नहीं हमें सोचनी चाहिए। ये और आगे ही बढ़ेंगे और ये जो जिस तरह से बात और काम किया जा रहा है, ये बहुत सधा हुआ, बहुत संतुलित और बहुत ढंग से होगा। ये वो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा मामला नहीं है इस बार। पहले सर्जिकल स्ट्राइक स्ट्राइक तो इसलिए की गई कि जितना हिस्सा था वो फोड़ा थोड़ा सा सुखा दिया गया इंजेक्शन लगा करके। इस बार तो पूरा अंग ही साफ किया जाएगा, तो ताकि कैंसर ना फैले पूरे शरीर में। तो वो वो उस तरह मैंने की इसलिए वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तब से ये कांग्रेस और 10 जनपद परिवार उनको पचा नहीं पा रहा है। कभी राफेल का सौदा, कभी कोई दूसरा मसला, कभी अडानी अंबानी, तमाम उनके ऊपर कुछ ना कुछ चिपकाने की कोशिश की जाती है। लेकिन चिपकता तो उसी के ऊपर है जिसकी छवि वैसी होती है। नरेंद्र मोदी की छवि चूंकि वैसी नहीं है, इसलिए वो बट्टा तो नहीं लगा पाएंगे। लेकिन कई बार युद्ध के समय कुछ ऐसा ऊंच नीच हो जाए और इनको कोई इशू मिल जाए जिसके लिए ये लोग उकसा भी रहे हैं। आज ही मैं देख रहा था, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो कह रहे थे कि टाइम बर्बाद ना करे सरकार, कड़ी कार्रवाई करे। टाइम बर्बाद कर रही है सरकार। मतलब ये लोग एक मौके की तलाश में रहते हैं कि किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज किया जाए और पॉलिटिकल स्कोर करने की ये लोग कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने वो सवाल पूछा था। नहीं, वो ठीक है। देखो, वो तो बात सिर्फ़ प्रधानमंत्री बनने से नहीं है चौधरी साहब, आप तो इतने अनुभवी और इतने समय से इतना सारा आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित है और उससे नेटवर्क को पूरी दुनिया में लोग देखते हैं और बड़े अच्छे उससे होता है। तो ये तो जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी कहाँ हज़म कर रहे थे उनको। ये तो कुछ भी ये तो और वो उनकी बात नहीं है और देखिए पता नहीं क्यों देश में किस तरह की चीज़ों को नैरेटिव को सेट किया जाता है। अब अडानी है, अंबानी है, कोई देखिए देश में उद्योगपति अगर होंगे तो देश मजबूत होगा ना। कोई अब किसका देश होना चाहिए फिर? अच्छा चलो हम देश में से सारे उद्योगपतियों को थोड़ी देर के लिए एक तरफ बैठा देते हैं कि भैया तुम अब भारत में नहीं हो, फिर कौन रह गए? फिर मतलब क्या हमें कटोरे वालों का देश बनाना है? हमें भिखारियों का देश हमें उद्योगपति होने चाहिए, क्या बुराई है उसमें? और कोई प्रधानमंत्री तो पिछले 10-12 साल पहले बने। ये तो कब से हैं? ये तो 70 साल से हैं, 50 साल से हैं। धीरू भाई 60s से काम कर रहे हैं। तो कोई इन्होंने तो उनको बना नहीं दिया है। इनकी तो उम्र भी उतनी नहीं है जितने समय से उद्योगपति टाटा है काम कर रहे हैं। जब इंडियन एयरलाइंस की शुरुआत हुई वो जमशेदजी टाटा ने की, पूरी दुनिया जानती है अंग्रेजों के समय से। 1942 में और 1937 में फ्लाइट्स उड़ती थी। तो ये तो एक बस कुछ बोलना है तो इसलिए हम बात करते हैं। और सेठ तो हर शहर में होने चाहिए। ये हमारे देश के सेठ हैं। भाई अगर देखो शहर में मेयर बड़े-बड़े धनाढ्य लोग नहीं होंगे, तो फिर उससे तो बहुत कुछ भी चीज़ें नहीं चलेंगी। सारे भिखारियों का शहर थोड़ी बसा लेंगे हम। ऐसे सारे भिखारियों का देश थोड़ी बना लेंगे हम। हमारे देश में और बड़े उद्योगपति होने चाहिए, और चीज़ें होनी चाहिए। अब वो उनसे आपके अपने लाभ में कोई लाभ नहीं मिल रहा है, वो अलग एक सिनेरियो हो सकता है। उससे हम सहमत हों कि उसके विरोध में चले जाएँ। पर ये बहुत क्षुद्र चीज़ें होती हैं। राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर चीज़ों को सोचना और विचारना चाहिए। अभी बड़े लंबे समय से जाति गण उसकी बात हो रही थी जाति मतगणना की कि जाति के आधार पर हम उसको देखें कि भाई लोगों का पता चले कि क्या जातिगत आधार पर। अब देखिए वो मांग जो लोग कर अभी ये कितना बड़ा ट्रंप का अब ये इस मामले में और ये चारों खाने चित गिरे हाल की राजनीति अब अच्छा समझते हैं। अब ये बिहार के चुनाव को देखकर बाकी चीजों को देख करके वो चीज भी खत्म हो गई। अभी बहुत समय लगेगा इस चीज को सोचने में। जहां सामान्य राजनीतिज्ञों की अपनी योजनाएं समाप्त होती हैं, नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि वहां से कार्य का प्रारंभ करती है। तो बहुत समय लगेगा अभी देखने में क्योंकि नरेंद्र मोदी एक मैं आपको दूसरे ढंग से बताऊं कि वो एक ऐसे दिव्य ऊर्जाओं के आशीर्वाद से युक्त व्यक्तित्व हैं जो राजनीति में आ गए हैं। वो अपनी इच्छा से वाले आदमी नहीं है और उनका आप कोई स्टेटमेंट देखिएगा, उनकी बाकी पूरी प्रगति देखिएगा। उन्होंने कभी पूरे शिखर पर होते हुए कभी मैं तो झोला उठा के वो चुनाव खत्म होता है वो केदारनाथ में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। वो व्यक्ति कुछ और है। तो जब व्यक्ति ही कुछ और है और उस व्यक्ति को बनाने वाला कोई और है तो उससे कोई और ही कुछ करवाएगा वो जो सामान्य लोगों के हित में नहीं होगा लेकिन राष्ट्र के आमूलचूल परिवर्तन करेगा राष्ट्र का। और जब इसका इतिहास लिखा जाएगा 20-30 साल 50 साल बाद 10 साल बाद तो नरेंद्र मोदी पूर्व का भारत और नरेंद्र मोदी पश्चात का भारत, ये दो स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। अभी वो भुट्टो की जो एक प्रतिनिधि है उनका स्टेटमेंट आप पाकिस्तान का देख ही रहे थे। तो इनके एक तो भारत का ये जो कुंभ का होना
राम मंदिर का निर्माण हो जाना, भारत का पूरे विश्व में लोकप्रिय हो जाना, बड़े ऐसे देशों के साथ उसकी मित्रता हो जाना, प्रधानमंत्री को उन देशों में आमंत्रण मिला, उन देशों से उन्हें अवार्ड मिले, जिन देशों में हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री कभी गए भी नहीं थे। तो ये उसके पास कई तरह की झुंझलाहटें हैं और वो अपनी दयनीयता को बजाय अपने कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा तो उसे अपने गुण धर्मता से ऊपर करेगा, लेकिन अगर व्यक्ति में दोष है तो वो तो उसे दूसरी तरह का रूप देना चाहेगा। तो ये एक बात है और उनकी युद्ध नीति का पता इस बात से चलता है कि वो रोज ही युद्ध नीति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमारे यहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की जरूरत है, नई चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाती हैं। और भी जितनी खबरें हमें प्राप्त हो रही हैं, ये तो 10% खबरें होंगी, आपसे बेहतर कौन जानता है। अभी 90% क्या हो रहा है, ये बताकर नहीं होता। इस लेवल पर जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनय की बात करते हैं और विदेश नीति की और खासतौर से युद्ध की स्थितियां बनती हों या किसी संघर्ष की उस पर हम खड़े हों या लाखों लोगों का जीवन दांव पर लगा हो, जितने भी 4 लड़ाइयां हमारी 5 लड़ाइयां पाकिस्तान के झड़पें हुई सब मिला करके स्वतंत्रता के बाद से अब तक का इतिहास आप देखें, कभी भी पाकिस्तानियों को डिपोर्ट नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये बहुत बड़ा कदम है और ऐसी स्थिति ना हो कि ये पाकिस्तानी पाकिस्तान से भी डिपोर्ट ना होने लगे, कि ऐसी ये अपनी जान बचाने के लिए आसपास ना भागने की स्थिति बन जाए कि उन्हें लगे कि भी इन्होंने हमें अदूरदर्शिता से ऐसे संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया कि जिसकी हमारी ना कोई तैयारी थी ना कोई बात थी। तो भारत इसमें एकजुट है, भारत के सभी वर्ग एक साथ मिलकर के इसको काम को कर रहे हैं और जब युद्ध की स्थितियां और चीजें आएंगी तो अब देखिए सब तरह के लोग होते हैं, उनका हश्र भी दुनिया जानती है। अब वो जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न किए थे, आज वो कहाँ हैं? तो वो समय सब चीज़ों को निश्चित करता है और अभी लोगों के अंदर भी सूचनाओं के प्रसार होने से, ज़्यादा त्वरित सूचनाएँ पहुँच जाने से एक बुद्धिमत्ता का विस्तार और विकास हुआ है। अब वो वाला भारत नहीं है 80 साल पुराना, 100 साल पुराना, 70 साल पुराना कि एक खबर को पहुँचने में ही 2 महीने लगते थे और फिर उसकी पुष्टि में बहुत समय लगता था। अब तो आदमी देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है और डिसीज़न भी कर रहा है। और ये हमेशा हर देश में होते हैं। ऐसे छोटे-मोटे कुछ लोग, कुछ जन हर जगह होते हैं, जो वहाँ के बारे में ठीक नहीं ये भारत में थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, ये एक इत्तेफ़ाक है, होते सब जगह हैं। तो अब देखिए वो जो क्रांतिवीर अग्निवीर योजना थी, वो उसका लोगों ने विरोध किया, वो ऐसे में बड़ी काम की थी। अभी अब स्विट्ज़रलैंड में हमारा आश्रम संचालित है, स्विट्ज़रलैंड में जी। हर पुरुष को आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। हर स्त्री को नर्सिंग की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य मतलब उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको 3 साल आर्मी की ट्रेनिंग लेनी ही लेनी है और आर्मी की ट्रेनिंग लेने के बाद आपको वेपन खरीद करके वेपन अपने पास रखने का हक है। तो आप उन हथियारों को पहचानते हैं, उन हथियारों का इस्तेमाल जानते हैं। कोई और लिए खड़ा है तो हमें यही नहीं पता चलता कि ये खिलौना है कि वास्तविक गन है कि क्या है। इस सब की दूरी मिटती है। तो वो बड़ी दूरंदेशी की योजना थी। तो वो उस पर कोई आज नहीं तो कल लोगों को सब समझ आएगा और सब चीजें होंगी। तो हमें इस तरह से भी सोचना पड़ेगा और सिर्फ लड़ाई वो दौर भी नहीं है कि एक सैनिक या फौजी जाकर के बॉर्डर पर ही लड़ेगा। हमें अपने स्तर पर भी अपने देश के बारे में, अपने परिक्षेत्र के बारे में, बाकी चीजों के बारे में बहुत सजग और सचेत रह करके भी हम देश की सेवा कर सकते हैं और देश को मदद दे सकते अब तो मिसाइलों का युग है, हमारे पास हैं। पृथ्वी, ब्रह्मोस ऐसी-ऐसी मिसाइलें हैं जो अपने टारगेट को अचीव करती हैं। 400, 500 किलोमीटर, 450 किलोमीटर तक मार करती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ और दर्शक भी इसमें जी, जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज और होगी, अभी हमारा सिस्टम तो हमारा है ही। अभी तो यही नहीं पता चलेगा कि इज़राइल ने कहाँ सिस्टम फिट कर दिया है जो भारत को सारा का सारा कन्वे करेगा। अभी कौन से देश का सिस्टम क्या हमें हेल्प करेगा, ये कुछ सोच से परे है, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है, करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये कहीं और ध्यान लगाए बैठे हैं और बात कहीं और से होगी। आग आकाश से बरसे ज़रूरी नहीं है, पानी से भी आग बरस सकती है। वो समय का पता चलेगा कि कैसी चीज़ होनी है। प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्य का ये आकलन है कि 6 मई या उससे कुछ पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू हो सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू सो आप मच। आपका बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को हमारी मंगल आशीष और शुभकामनाएँ। ओम नमः शिवाय। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।